Hello everyone, welcome back to O2 IS Academy YouTube channel. So today we are here once again with one new topic in our Polity Byte series. तो कल हमने जो टॉपिक करा था उसी को हम आर्टिकल्स को कंटिन्यू करेंगे एंड आज का जो आर्टिकल्स हम करेंगे दैट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है आर्टिकल 23 एंड 24. हम अभी फंडामेंटल राइट्स के सारे आर्टिकल्स लाइन वाइज कर रहे हैं. सो वी विल कंटिन्यू टुडेज लेक्चर विद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. सो इस पर्टिकुलर लेक्चर की या बाकी लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं O2IS अकेडमी का, प्लस या आप हमारी ऐप O2IS अकेडमी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको ये वाली पीडीएफ्स तो मिलेंगी, प्लस बाकी जो भी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड लेक्चर्स कंडक्ट होते हैं, जो फ्री स्टडी मटेरियल है वो आपको उसमें अवेलेबल है. सो डू डाउनलोड दैट ऐप और सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल. So let's start with today's lecture, that is right against exploitation. जब से हमने सिविलाइजेशन को स्टडी किया है या जब से हम देखते हैं या जब से हम पढ़ते हैं, हम हमेशा क्या देखते हैं कि एक जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो वीक को हरास कर रहा है, ठीक है, या डोमिनेट कर रहा है. ये हम सब जब हम हिस्ट्री देखते हैं या फिर नॉर्मल में भी आज भी हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं. सो जो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कोई पावरफुल है, किसी के पास पावर है, कोई पॉलिटिकली स्ट्रांग है या कोई इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, तो वो जो वीक सेक्शन है उसको दबा रहा है. सो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस टाइम पे भी यही था. सो दिस वॉज आर एक्सप्लॉयटेशन. इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा था कि हम इस पर्टिकुलर चीज़ को इरेडिकेट करेंगे. उसी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स डाले गए थे, जो हक है एक आम इंसान के. सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी इसी का पार्ट है, ताकि अगर आपको कोई डोमिनेट करता है या आपके साथ हरासमेंट हो रही है पर्टिकुलर किसी कुछ ग्राउंड्स पे, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि व्हेन एवर योर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड, आप डायरेक्टली किसको अप्रोच करते हैं? सुप्रीम कोर्ट को. सो व्हेन इट कम्स टू दिस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो जो सबसे पहला आर्टिकल है दैट इज 23, वो है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर. एंड आर्टिकल 24 है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन. ये हम दो केसेस पढ़ते हैं तो उसको याद रखने के लिए कि पहला कौन सा है बाद में कौन सा है. तो पहले आएगा एक बड़ा ग्रुप, हम हमेशा सेक्शन वाइज फिर उसको डिवाइड करते हैं. सो फर्स्ट विल बी ह्यूमन एंड देन इट विल बी रिलेटेड टू स्पेसिफिक चिल्ड्रंस. ओके, सो नाउ जब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 23 की, तो जब आर्टिकल नंबर 23 की हम जो स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट है प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स. सो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. सो फर्स्ट इज ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, सेकेंड इज बेगार दैट इज फोर्स्ड लेबर. फोर्स्ड लेबर मतलब ज़बरदस्ती किसी से काम कराना, ठीक है, एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर. ऐसा नहीं है कि इन्होंने बेगार में या ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग पे ही इसको रोक दिया है. दे हैव ऑल्सो पुट द वर्ड्स अदर सिमिलर फॉर्म्स. सो इसको हम पढ़ेंगे 3 पार्ट्स में. ओके, कि प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग, बेगार और अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर. सो पहला जो है दैट इज ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में ट्रैफिकिंग क्या होगा? उनका खरीदना और बेचना, पर्टिकुलरली वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, पर्टिकुलरली किन्हीं वुमेन्स को प्रोस्टिट्यूशन में डालना ज़बरदस्ती बिना इच्छा. जो हम आज भी देखते हैं कि कितने रैकेट्स मिलते हैं कि जिसमें लड़कियों को या वुमेन्स को ज़बरदस्ती डाला जाता है प्रोस्टिट्यूशन की तरफ, ठीक है. सी दिस इज वन वर्ड देवदासिस. देवदासिस क्या था? दिस इज कंसेप्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, जिसमें क्या था कि पर्टिकुलरली वुमेन्स को भगवान के लिए समर्पित कर दिया जाता था, ठीक है, ज़बरदस्ती उसमें समर्पित कर दिया जाता था और उसमें उनको अकॉर्डिंगली या तो कोई डांस परफॉर्म करना था या कुछ भी कुछ के रिलेटेड चीज़ें ज़बरदस्ती करनी पड़ती थी. सो कहीं ना कहीं जो आज हमारा क्लासिकल जो हमारे डांसेस हैं उनके आज तक जो चलता आ रहा है, कहीं उसका बहुत बड़ा क्रेडिट हम देवदासिस को दे सकते हैं, ठीक है. बट द थिंग इज दिस वाज आल्सो फोर्स कि आप उनको समर्पित कर देते थे कि हाँ हमने देवता को. आज भी ये चीज़ हम देखते लाइक इसको बलि तो नहीं बोलेंगे, बट दिस इज समथिंग कि विदाउट एनी उनकी विल जाने हुए कि उनको वो चीज़ करना भी है नहीं करना है, वो उस चीज़ में उनको डाल देते थे. एंड स्लेवरी, ठीक है, तो हम पहले से देख रहे हैं कि ज़बरदस्ती उनसे काम कराना. अभी भी हम कई जगह देखते हैं, या पहले हमने कहीं पढ़ा था कि विमेन को, जब आप कभी डिटेल में ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं उसमें क्या होता था कि विमेन को रखा जाता था किंग के साथ, ठीक है, एंड उसके बाद उनको बेसिकली सन के लिए कि अगर बेटा होगा उसको तो उनको फ्री कर देते थे. दीज आर द सम कंसेप्शंस जो हम पहले जब बहुत डिटेल में ट्राइब्स या कुछ पढ़ते हैं हिस्टोरिकल वुमेन के रिलेटेड तो हम देखते हैं. सो दीज आर द टाइम जो ह्यूमन बींग्स, एंड इट्स नॉट रिलेटेड टू वुमेन ओनली, स्लेवरीज कैन बी विद मेन विमेन दोनों, ठीक है. सो दिस इज द जनरल स्टेटमेंट. देवदासिस इज ओनली फॉर वुमेन, ये कंसेप्ट था हिस्ट्री का, ठीक है. देन वुमेन चिल्ड्रन हमने पढ़ ली. सो दिस इज द ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स. ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं. नेक्स्ट इज बेगार. व्हाट इज बेगार? बेगार
हम बोलते हैं कि ज़बरदस्ती काम कराना, लेकिन जिसके लिए आपको पैसा भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम ज़मींदारी सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें क्या आता है कि हम फिक्स कर देते थे, ठीक है, कि पर्टिकुलर दिन में ये परिवार या ये इंसान एक ज़मींदार के लिए काम करेगा, एक दिन फिक्स कर दिया जाता था। अभी भी एक केस है जो मणिपुर का एक केस है, उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलरली एक दिन है कि एक वीक है, उसमें उस हर एक फैमिली को एक पर्टिकुलर पावरफुल जो लोग हैं उनके घर जाके काम करना पड़ता था। सो दिस वॉज सम सुप्रीम कोर्ट केस ऑल्सो, ठीक है। तो जिस काम के लिए आपको पेमेंट ना मिले, ठीक है, सो इसमें जो वर्ड है जो अपने याद रखना बिगाड़ के रिलेटेड, दैट इज विदाउट रेम्यूनरेशन, ठीक है। बेसिकली जमींदार के साथ ही जाता पहले कि उनको सर्विसेज दी जाती थी, लेकिन उसके लिए उनको पैसा नहीं मिलता था, ठीक है। सो दिस इज द बिगर। नाउ नेक्स्ट इज अदर फोर्स्ड लेबर, ठीक है। बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे इसमें, बॉन्डेड लेबर्स होता क्या था पहले के टाइम पे। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ देखें, सो दैट इज मनी लेंडिंग सिस्टम। किसी ज़मींदार ने किसी को लोन दिया, ठीक, एंड लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी होता है, एंड यू नो कि जो इंटरेस्ट होता था वो काफ़ी हैवी हुआ करता था, तो उसको चुकाना एक उनकी उस पर्टिकुलर लाइफ में तो छोड़ो, उनके आगे पुश्ते भी नहीं चुका पाती थी। तो उस चीज़ के लिए ये लोग क्या करते थे कि उनको फोर्स किया जाता था कि जब तक ये लोन नहीं है तो उसके बदले आप काम करें, पैसा तो नहीं मिलेगा, एंड इट इज़ अ डेली प्रोसेस, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड अ बॉन्डेड लेबर। देन नेक्स्ट इज मीन्स कंपेलिंग अ पर्सन वर्क अगेंस्ट हिज विल, जो हमने अभी पढ़ से देखा। अब ये जो विल थी, ठीक है, इट कैन बी, अब देखो जो हम जबरदस्ती काम करा रहे हैं तो इसके भी टाइप्स हो सकते हैं। वन इज फिजिकल फोर्स, लीगल फोर्स, कंपल्शन ड्यू टू इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। मान लीजिए फिजिकल फोर्स क्या है कि ज़बरदस्ती आप कोई बहुत डॉन है या आप गुंडे, जो उस टाइप का चीज़ें होती है उसके दम पे आप काम करा रहे हैं, आपके डर से काम किया जा रहा है। और लीगल फोर्स की आप लीगैलिटीज़ में जाके आप बोलते हैं कि नहीं नहीं आपको ये काम करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं ये सी आपको धमकी तो बहुत लोग देते हैं ना, धमकी के बहुत वेराइटीज़ हैं। कंपल्शन ड्यू टू इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, मान लो मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है या मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो जहाँ पे मुझे 5000 मिलना चाहिए मैं 3000 में करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंपल्शन, ये बॉन्डेड लेबर की। वन मोर थिंग, लीगल फोर्स में इसको अगर हम डिटेल एग्जांपल में देखें तो जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ठीक है, व्हेन वी गो फॉर अ जॉब, तो जब हम जॉब में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, अगर मुझे बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना है तो क्या मैं ये नहीं कर सकती? तो ये वो अगर मेरी अपनी इच्छा के खिलाफ मैं उस जॉब को कंटिन्यू कर रही हूँ बिकॉज मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, सो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ बॉन्डेड लेबर। इसीलिए जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने के भी कुछ प्रोविजंस हैं वो एडेड होते हैं कि अगर आपने इस पर्टिकुलर टाइम के बीच में अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें हैं, प्रोविजंस है, आपको फुलफिल करनी चाहिए। हो सकता है उसके लिए कोई आपको पैसा देना पड़े या कुछ काम, एनीथिंग कैन बी डन, ठीक है, बट यू हैव द राइट कि आप उसको ब्रेक कर सके, अदरवाइज उसको भी बॉन्डेड लेबर के अंदर हम टर्म करेंगे। सो देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो, जहाँ पे राइट्स है हम वहाँ पे ज़रूर पढ़ते हैं कि एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। तो इसमें एक्सेप्शंस क्या है कि जो स्टेट है कुछ जगह पे अपने आप लॉज इम्पोज कर सकता है या कंपलसरी चीज़ें कर सकता है, दैट इज़ मिलिट्री सर्विस या सोशल सर्विस में। प्लस इसमें बस स्टेट को एक चीज़ करना है कि वो वहाँ पर किसी की चीज़ के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, ठीक है। एक ही चीज़ आप ध्यान रखिए कि मान लें मिलिट्री के लिए अगर देश में ये बोला जाए, स्टेट बोले कि नहीं हर किसी इंसान को मिलिट्री में पार्टिसिपेट करने पड़े, सो दैट कैन बी समथिंग, या सोशल सर्विस में आपको डालना पड़े, हाँ, वहाँ पे ये नहीं हो सकता कि हाँ आपके साथ गवर्नमेंट वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर रही है कि आप इस रिलीजन से, इस कास्ट से, तो आप काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट कंपलसरी किया जा सकता है। सो ये जो आर्टिकल नंबर 23 है ये अप्लाइड है सिटीजन्स, फ्रेंडली एलियंस एंड एनिमी एलियंस पे। ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि हर आर्टिकल के साथ ज़रूर देखिएगा कि कौन सा आर्टिकल किसके लिए अवेलेबल है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट आर्टिकल नंबर 23। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 24, ये है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज। मैंने आपको बोला आर्टिकल 23 जो था दैट वाज स्पेसिफिकली फॉर वन थिंग दैट इज ह्यूमन बींग्स, बट व्हेन कम्स टू आर्टिकल 24 इट इज रिलेटेड टू चिल्ड्रंस, ठीक है। तो जब अगर हम इसकी एक सिंपल चिल्ड्रंस को इस एक्ट में जो इस आर्टिकल में जो हम पढ़ते हैं, इट इज़ बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है, वो किसी भी फैक्ट्री में या माइन में, दीज आर मेंशन्ड इन योर आर्टिकल, और अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट, इन सब में 14 साल के छोटे बच्चे इसमें हम नहीं डाल सकते हैं। बट इसमें ये भी मेंशन्ड है कि आर्टिकल 24 जो है वो हार्मलेस या इनोसेंट वर्क को नहीं रोकेगा। जैसे कि हम देखते हैं टीवी सीरियल्स में छोटे बच्चों को भी रोल मिलता है या रोल करते हैं, सो उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये प्रोहिबिट है, ये चाइल्ड लेबर है, नो, दिस इज नॉट मेंशन। हार्मलेस और इनोसेंट वर्क उनसे आप करा सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज
कि इस चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए या चिल्ड्रंस का हरासमेंट रोकने के लिए कुछ एक्ट्स है जो पार्लियामेंट का सबसे पहला एक्ट है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये स्टेप वाइज हम देखेंगे कि कैसे कैसे ये आर्टिकल डेवलप हुआ है या ये एक्ट चाइल्ड लेबर के ऊपर काम किया गया है। सो सबसे पहला आर्टिकल जो आया था, एक्ट जो आया था, इट वॉज इन 1986, जिसमें इन्होंने एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट किया था। किसके लिए? बिलो 14 ईयर्स। किस में प्रोहिबिट किया था? देयर वर 18 ऑक्यूपेशंस एंड 65 प्रोसेसेस। ठीक है, तो आप ये याद रखें ना रखें, लेकिन आप ये याद रखें कि जो पहला एक्ट है वॉज रिलेटेड टू दिस इज 1986। ठीक है, उसके बाद इसी एक्ट के ठीक 10 साल बाद एक चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड बनाया गया, दैट वाज इन 1996। ठीक है, ये फंड बनाया गया। इसमें पैसा कहाँ से आएगा? इसमें पैसा कि जैसे मान लीजिए एक इंसान ने एक बच्चे को एम्प्लॉयमेंट के लिए रखा, ये पकड़ा गया, सो ये इस पे पेनल्टी लगाई जाएगी और 20,000 रुपीज़ इससे पेनल्टी ली जाएगी जो डायरेक्टली जाएगी इस फंड में। इसी तरह से जो लोग एम्प्लॉय करेंगे और उनको जब पकड़ा जाएगा, वो जो पेनल्टी पे करेंगे, दैट विल बी इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर फंड, जिसको बाद में उन्हीं बच्चों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द टू थिंग्स। सेकेंड, ओके, नेक्स्ट इसके बाद इसको 2006 में इसको वापस से अमेंड किया गया, जिसमें डाला गया कि बच्चों को डोमेस्टिक सर्विस जो हम पढ़ते हैं, छोटू ढाबाज में, रेस्टोरेंट्स में, टी शॉप्स में, रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट, स्पास में, जहाँ पे भी जो उनको आप छोटू बोलते हैं, ठीक है, बच्चों को वो नहीं आप उसमें करेंगे। सेकेंड इज 2006 में जो लास्ट अमेंडेड हुआ था, उसमें एक और चीज़ ऐड हुई और इसको रीनेम किया गया, दैट इज चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर। ठीक है, और एडोलेसेंट क्या, चिल्ड्रन में हमने किसको पढ़ा? लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज। एडोलेसेंट में हम पढ़ेंगे 14 to 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं, इनको इसमें इंक्लूड किया गया था। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज इसमें क्या प्रोहिबिट हुआ है कि 14 ईयर्स तक तो सारे जो बच्चे 14 ईयर्स तक हैं, जो 14 साल के बच्चे हैं, उनके लिए तो सब कुछ, कोई आप किसी भी उनको चीज़ में आप एंगेज नहीं कर सकते एक्सेप्ट हार्मलेस और इनोसेंट वर्क्स के अंदर। बट व्हेन इट कम्स टू द 14 और 18, इनमें आप कुछ हजार्डस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस डिफाइन की गई थी। उन पर्टिकुलर एरियाज में आप बच्चों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते, आप उनको काम के लिए नहीं रख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कुछ और एक्ट्स भी हैं जो इस पर्टिकुलर चीज़ जो हमारे देश के आज़ाद होने से पहले से भी चलते आ रहे हैं, दैट आर, जैसे है द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938 हो गया, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट 1915, माइंस एक्ट 1952 एंड द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। बट एक और है द कमीशंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। ठीक है, जब ये आया था, इसके अंडर हमने क्या बनाया था? इसके अंडर बना था नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशंस बनाए गए थे, पर्टिकुलरली बच्चों के हक के लिए, बच्चों के राइट्स के लिए हमने इस कमीशंस को बनाया था। नेशनल लेवल पे भी बने थे, स्टेट लेवल पे भी बने थे। एंड कोर्ट्स, चिल्ड्रन कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए गए थे ताकि जो चिल्ड्रंस के रिलेटेड केसेस होंगे उनको जल्दी से जल्दी उनके ऊपर स्पीडी काम किया जा सके। सो ये हमने पढ़ा था कमीशंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के अंडर। सो दैट इज ऑल अबाउट दीज टू आर्टिकल्स। तो इसको एक बार हम रिवाइज करते हैं। When it comes to the right against exploitation, इसमें हम पढ़ते हैं दो चीज़ें, दैट इज ह्यूमन बींग्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसको वैसे ही याद रखेगा। जब कम आता है, जब हमारा था आर्टिकल 23 की बात, इसमें हम देखते हैं ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। ह्यूमन बींग्स में हमने क्या देखा था? ह्यूमन बींग, इंसान का बेचना या खरीदना, ठीक है, या उनको स्लेव बनाना, देवदासी सिस्टम हमने देखा, वुमेन को ज़बरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में डालना, बच्चों को प्रोस्टिट्यूशन में डालना, किसी भी चीज़ को। बेगार हमने देखा, बेगार इज फोर्स लेबर, ठीक है, कि आपसे कोई काम कराया जा रहा है लेकिन उसके लिए आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है। सेम इज अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर, इसमें भी हमने देखा कि पर्टिकुलरली आपको किसी चीज़ के लिए काम करना ही करना है। अगर आप लोन ले लेते हैं और उसके बदले आपको काम कराया जा रहा है, आपको पे नहीं किया जा रहा, तो वो ज़बरदस्ती आपके विल, व्हेन इट कम्स टू द फोर्स लेबर, इट इज सिंपली मीन्स कि आपके विल, आपकी इच्छा के विरुद्ध जाकर अगर आपसे काम कराया जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे फोर्स लेबर। बट ये चीज़ घर पे अप्लाई नहीं होगी कि नहीं मेरा मन नहीं है मुझसे फोर्स लेबर कराया, नहीं, वहाँ पे कोई फंडामेंटल राइट अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू द, जब हम स्टेट पे, जब ये एक्चुअली ये होता है कि अगर आपकी विल के अकॉर्डिंग, जैसे ज़मींदारी सिस्टम हमने पढ़ा कि उसमें ये फॉर श्योर होता था कि आपको इस पर्टिकुलर ज़मींदार के पास इन महीने में इतने दिन काम करना पड़ेगा। सो दैट वॉज रिलेटेड टू आर्टिकल 23। एंड व्हेन कम्स टू आर्टिकल 24, ये है पर्टिकुलर चिल्ड्रन के लिए। जब ये बनाया गया था, ये बनाया था सिर्फ 14 ईयर्स की एज तक। उसके बाद इसको बार बार अमेंड किया गया, 2006 में अमेंड हुआ, तो उसमें डाला गया कि डोमेस्टिक सर्वेंट्स में भी आप इन बच्चों को नहीं इंक्लूड करेंगे। व्हेन इट कम्स टू 2016, तो एक टर्म मेंशन की गई, दैट इज
एडोलसेंट लेबर, ठीक है, जो है 14 से 18 तक, उसमें इन्होंने मेंशन किया कि कुछ ग्राउंड्स हैं जहाँ पे आप 14 से 18 साल के बच्चों को आप नहीं करेंगे, दैट इज़ हैजार्डस, जो मेंशन था कि उन जहाँ पे वो उनके लिए हानिकारक है उसमें आप बच्चों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ एक्ट्स आए थे एंड कमीशंस, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, चिल्ड्रंस के लिए कोर्ट, ये बना था 2005 कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट के अंडर। सो दीज आर सम क्वेश्चन। इसमें है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड। नाउ बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज्ड इन एनी अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू द चाइल्ड, मैंने आपको बोला कि आज हमने आर्टिकल्स करे दो, दैट इज 23 एंड 24। 23 वॉज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स एंड 24 इज रिलेटेड टू पर्टिकुलरली चिल्ड्रन, ठीक है। ये हमने पढ़ा 1986 वाले केस में। फिर उसके बाद हमने इसको दो टाइप में पढ़ा, 0 to 14 ईयर्स, उसके बाद 14 to 18 ईयर्स। ये तो था 2016 तक। 2016 में ये भी ऐड हो गया, ठीक है, जिसको हमने टर्म किया एडोलोसेंट, ठीक है। तो हैजार्डस में इनके लिए तो कंप्लीटली प्रोहिबिट है एनी एम्प्लॉयमेंट, प्लस सिर्फ किसको हम एक्सेप्ट करते हैं, जो हार्मलेस हो और इनोसेंट हो, जिससे आपके ऊपर कोई गलत प्रभाव नहीं है। एंड 114-18 इसमें सिर्फ हजार्डस जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपको रोकने, तो इसका आंसर क्या बनेगा, आर्टिकल नंबर 24, ठीक है। 23 है ह्यूमन बींग्स के लिए। नेक्स्ट इज द 97, सी दिस इज नॉट रिलेटेड टू, बट ये लास्ट उसमें हमने देखा था जब मैंने आपको एसोसिएशंस वाला चीज आर्टिकल पढ़ाया था। सो द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 प्रोवाइडेड फॉर, तो उसमें जब हमने एसोसिएशंस की बात की थी उसमें आपने एक टर्म्स देखी थी, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जो सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट आया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन को रिकॉग्नाइजेशन मिली थी, दैट वाज 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो इसका जो आंसर होगा दैट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द एसोसिएशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। जब मैंने आपको कल फिर एसोसिएशन वाली बात है, एसोसिएशन बनाना आपका अधिकार है, लेकिन उसके के लिए रिकॉग्नाइज की गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करे, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन सम टर्म्स कंडीशंस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो है सही। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिकॉग्नाइजेशन इंक्लूड्स द राइट टू स्ट्राइक एज वेल, तो ये हमने कल किया था कि ये राइट टू स्ट्राइक आपके पास एक लीगल राइट बोल सकते हैं, बट इट इज नॉट योर फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो उसके बाद इसमें पूछा कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर आएगा 1 ओनली। सो दैट्स ऑल फॉर दीज टू आर्टिकल्स, आर्टिकल 23 एंड 24। होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई हो, इसको बहुत एनालाइज वे में इसीलिए इसको इंक्लूड किया था। सो थैंक यू सो मच, होप यू लाइक दिस लेक्चर।